प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नीलपोटेंट मैट्रिक्स तक का अंडरस्टैंडिंग बनाया था। पीरियोडिक मैट्रिक्स वगैरह हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, सो नीलपोटेंट मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, पीरियोडिक फंक्शन मैंने डिस्क्राइब किया था कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो नाउ अब हम उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो भी होंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों है ये रिस्ट्रिक्शन? क्योंकि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। अगर आइडेंटिटी बन रहा है तभी वो इनवॉल्यूटरी होगा। मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से तभी मल्टीपल कर पाऊंगा जब वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नेसेसरी कंडीशन हो गया कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलूंगा अगर उसके स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल हो। ओके, अगर मैं इसके ऊपर डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो कि 1 होता है। इट मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू +1 और -1 हो सकती है। तो किसी भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो ऑलवेज आइदर +1 या फिर -1 होगी, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। सर अगर डिटरमिनेंट +1 और -1 है, सिंपली मैं ऐसा बोल दूं कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मींस ए इनवर्स जो होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैं इस मैट्रिक्स के दोनों ही साइड में इनवर्स को मल्टीपल करता हूँ। अगर इनवर्स को मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। इट मींस ये वाली डिफिनीशन और ये वाली डिफिनीशन दोनों क्या है, सेम है। सो किसी भी मैट्रिक्स को मैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलूंगा अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो या फिर ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही इनवर्स के इक्वल हो जाए तो हम वैसे मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ध्यान में रहना चाहिए। अब आगे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके देखूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसके पीरियड की बात करें। सर पीरियड निकालने के लिए हमें इस टर्म्स में एडजस्ट करना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलूंगा अगर a⁻k+1 की वैल्यू a के इक्वल हो एंड k की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू पीरियड कहलाती है। k की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो पीरियड कहलाती है। अब सर इस डिफिनेशन में दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू आई। मुझे राइट हैंड साइड में a चाहिए, इसलिए दोनों ही साइड में मैं a से मल्टीपल कर रहा हूँ। a से मल्टीपल करने के बाद ये मुझे दिखेगा a⁻2+1 इज इक्वल टू a, है ना। a से मल्टीपल किया तो पावर ऐड हो रहा है, सो 2+1 लिख रहे हैं। अब आपको समझने की जरूरत क्या है यहाँ पर कि ये देखो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है k+1 2+1। तो हम लोग बोलेंगे कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होता है उसका पीरियड ऑलवेज क्या होता है, 2 होता है ना। यहाँ से हमें पता चल गया कि पीरियड क्या है, 2 है। पीरियड इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वन, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है भाई? सॉरी, दिस इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड किसी भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने के बाद वही मैट्रिक्स इटसेल्फ मुझे मिल जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बुलाया कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए होना चाहिए। डिटरमिनेंट दोनों ही साइड में अप्लाई करो, आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ऐसा करने से हमें क्या पता चल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइप से। तो सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लोगे माइनस एक्स बनेगा, एक्स कॉमन लोगे एक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, आइदर 0 और 1। तो हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स जो इस रिजल्ट को फॉलो करता है उसका डिटरमिनेंट आइदर 0 या 1 होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे उस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो डिटरमिनेंट आइदर 1 होंगे या फिर उसका डिटरमिनेंट आइदर 0 होंगे। अगेन अगर मैं पीरियोडिक मैट्रिक्स से यहाँ पे कंपैरिजन करना स्टार्ट करूं, a⁻k+1 इज इक्वल टू a। सो राइट हैंड साइड में a है, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर है, इट मींस 2 इज इक्वल टू k+1। k की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। सो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो पीरियड होता है दैट पीरियड इज ऑलवेज 1।
ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करके देखोगे तो आपको मैट्रिक्स A इटसेल्फ मिल जाएगा। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि किन चीजों को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। इन जनरल लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर डायमेंशन, ऑर्डर और साइज सब कुछ सेम होते हैं। नहीं, यहाँ पर जो हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, हम लोग जो बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सर वेक्टर स्पेस क्या होता है? वैसा स्पेस जिसमें दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे वेक्टर लाइज करते हो, वैसे स्पेस को हम लोग वेक्टर स्पेस बोलेंगे। सो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कुछ चीजें मैं बेसिक पे पहले बात करूंगा कि सर डायमेंशन क्या है, उसको समझने की जरूरत है। उसके बाद हम उसको वेक्टर स्पेस पे इंप्लीमेंट करेंगे मैट्रिक्स के लिए, एंड उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं डायमेंशन के इस फार्मूले की मैं बात कर लेता हूँ कि सर ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, सेट थ्योरी, उसमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना। ये जो कॉमन पार्ट होते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। ये ए है और ये बी है। अगर मैं यूनियन की मैं बात करूं तो सेट ए एंड सेट बी दोनों को मिलाकर जो स्पेस बन रहा है दैट इज ए यूनियन बी। कॉमन वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। सो ये कॉमन वाला पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। एंड सर जो आपने येलो कलर से दिखाया है वो जो बन रहा है वो ए यूनियन बी बन रहा है। तो हम लोगों ने सेट थ्योरी में कुछ ऐसा पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों? देखो यूनियन का मतलब हुआ ए भी है, बी भी है और ये कॉमन पार्ट भी है ना, ये कॉमन पार्ट भी है। जब मैं यूनियन करता हूं तो मैं उसको एक बार एन ए लिखा प्लस एन बी लिखा। जब मैंने एन ए प्लस एन बी लिखा तो ये कॉमन पार्ट जो है ना दो बार आ गया है। जब दो बार आ गया तो उसको मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, तभी हम यूनियन की बात कर रहे होंगे। सो ये यूनियन का फंडामेंटल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी प्लस, इट मीन्स यहाँ पर यूनियन का काम कर रहा है। डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब डायमेंशन को समझते हैं, डायमेंशन क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के लिए डायमेंशन क्या बोलेंगे हम? सर डायमेंशन 0 होगा, पॉइंट इज डायमेंशनलेस, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई लाइन है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? सर लाइन है, एक ही डायरेक्शन में ये चेंज होगा, वेरी करेगा, तो हम लोग बोलेंगे डायमेंशन 1 है। अगर मैं किसी प्लेन की मैं बात करूं, किसी प्लेन की मैं बात करूं, प्लेन है ये इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है इस साइड, क्योंकि प्लेन का कोई बाउंड्री नहीं दे रहे हैं हम लोग, इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है। तो सर ये जो प्लेन बन रहा है इसका प्लेन का डायमेंशन कितना हुआ? सर प्लेन का डायमेंशन 2 है। ध्यान से समझिएगा। अब मैट्रिक्स के टर्म, लेट से कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4, साइज, ऑर्डर, डायमेंशन, इन दिनों में कंफ्यूज मत होना। साइज एंड ऑर्डर आर सेम, साइज और ऑर्डर क्या होगा? दोनों सेम होगा, लेकिन सर डायमेंशन इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता हूँ, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ लेट से 2,3 से। सर ये पॉइंट है, ये 2,3, इसी को मैट्रिक्स के टर्म में हम कैसे लिखेंगे? सर मैट्रिक्स के टर्म में हम इसको वेक्टर के तरीके से लिखेंगे 2 3। मैं आपसे पूछूंगा इसका डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट का डायमेंशन क्या होता है? 0 होता है। सेम वे में यहाँ पर जितने भी एलिमेंट लिखे गए सब ऑलरेडी फिक्स है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सर मैं इसका डायमेंशन बोलूंगा कि इसका डायमेंशन 0 है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर कोई और मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर 1 2 3 और मैंने यहाँ पर x लिखा और मैंने पूछा आपसे, बोला आपसे कि x जो है किसी भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब इसमें देखो कि इसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सर वैसे तो सारे नंबर्स ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वेरी करने वाला कितना है? सर एक ही एलिमेंट ऐसा है जो चेंज हो सकता है, इसकी जगह पर मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ। रियल नंबर का डायमेंशन कितना होता है? सर रियल नंबर किसी लाइन पे ही हो सकता है ना, तो इसका डायमेंशन 1 होता है। तो और कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और रियल नंबर कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकते हैं, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो 1 होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का डायमेंशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का डायमेंशन 2 होगा, क्योंकि सर यहाँ पर x एंड y दोनों वेरी कर रहे हैं तो 2।
उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखकर पता चलेगा सर एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इस मैट्रिक्स के लिए वेरी कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि उस मैट्रिक्स के उस एलिमेंट का डायमेंशन क्या है, सर वो रियल नंबर है, रियल नंबर का डायमेंशन 1 होता है, तो मैं डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बी जो बोलूंगा वो 1 बोलूंगा। क्लियर होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग। ओके, उसी तरीके से देखो लाइन है ना, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स में रिलेशन निकालूंगा कि क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स से लाइन की मैं बात करूं, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा पढ़ा होगा 2x + 3y = 1, एक लाइन है, लाइन का डायमेंशन 1, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, सर नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 है, डायमेंशन कितना हुआ, सर डायमेंशन 1 हो गया। प्लेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लेन कैसा होता है 3D में, सर ax + by + cz = d टाइप का, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में मैं डायमेंशन आपसे पूछूं, कोई भी प्लेन जैसे दिया हो रहेगा 2x + 3y - 5z = 10, मैं आपसे पूछूंगा डायमेंशन कितने हैं, सर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3, डायमेंशन कितना हुआ है इसका, डायमेंशन 2 है। कोई भी प्लेन 2 डायमेंशन में ही वेरी करता है, मैं कोई भी पॉइंट इसी सरफेस पे ले सकता हूँ, इस प्लेन के लिए मैं इस सरफेस के ऊपर जाके नहीं ले सकता हूँ, है ना, इस सरफेस के ऊपर जाकर नहीं ले सकता। सो ये 3 डायमेंशन नहीं, ये 2 डायमेंशन ही कहलाएगा। हम 3 डायमेंशनल प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं इसलिए इसको बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कोई भी प्लेन का डायमेंशन 2 ही होता है, जैसे लाइन का डायमेंशन 1 होता है, पॉइंट का डायमेंशन 0 होता है। So dimension of a matrix is equal to the sum of dimension of each element of the matrix. देखो यहाँ पर एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है, इसका डायमेंशन रियल नंबर के अकॉर्डिंग 1, इसका डायमेंशन रियल नंबर के अकॉर्डिंग 1, टोटल डायमेंशन ऐसे समझ में आ रहा है हमको कैसा कि 2 हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक रिलेशन बना रहा है, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि सर ये वाली टर्म्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, है ना, तो सिर्फ एक ही टर्म जो होगा वो डायमेंशन दे रहा होगा। सो डायमेंशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 3 टर्म्स है, सर इसका डायमेंशन 1, इसका डायमेंशन 1, इसका डायमेंशन 1, 3 दिख रहा है, लेकिन नहीं सर अगर कोई भी 2 टर्म्स आप मुझे बता दोगे तो तीसरा टर्म्स में उन दोनों के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, मैं आर्बिट्ररी पुट नहीं कर सकता, इसलिए इसका डायमेंशन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये प्लेन है, प्लेन का डायमेंशन 2 हो जाता है। So dimension of a matrix is equal to sum of the dimension of each element of the matrix. Each element. अब उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दिया करेंगे। सबसे पहले मैं रियल मैट्रिक्स के बारे में समझूंगा कि सर रियल मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है। सो लेट्स से ए कोई मैट्रिक्स है ना, और इसको मैं ए आई जे से डिनोट कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, और मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर को, मतलब वो रियल नंबर ही है, कोई भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह नहीं है, सभी सभी रियल नंबर। लेकिन वो नंबर क्या है मैंने फिक्स नहीं किया है, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वेरी कर रहा है, वो डायमेंशन में इंक्लूड होगा। अब डायमेंशन में इंक्लूड करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कितने एलिमेंट है सर, सर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर, n इंटू n, n स्क्वायर। हर एक एलिमेंट का डायमेंशन कितना है, सर हर एक एलिमेंट रियल नंबर है, तो ईच एलिमेंट का डायमेंशन 1 हुआ, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, सर डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू n स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसी को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि a कोई मैट्रिक्स है, वो a i j है, और मैंने बोला इसमें जो एलिमेंट जा रहे हैं वो सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं। अब सोचो कि सर एक एलिमेंट का डायमेंशन जो होता है, एक एलिमेंट का डायमेंशन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके एक एलिमेंट का डायमेंशन मैं पूछ दूं तो आप बोलोगे सर एक एलिमेंट का डायमेंशन 2 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में डायमेंशन कितना बताया मैंने, 2। सो सर यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर, एक एलिमेंट का डायमेंशन 2, तो n स्क्वायर एलिमेंट का डायमेंशन कितना, सर 2n स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ a जो हो गए वो 2n स्क्वायर हो गए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, हम लोग बात करते हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है सर, वैसा मैट्रिक्स जो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज को सेटिस्फाई करता हो, वैसे मैट्रिक्स को हम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, तो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू AIJ ना, थोड़ा बड़ा लेता हूँ ताकि आपको मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम ना निकल कर आए। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A कोई मैट्रिक्स है,
है ना, और ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया। मैंने बोला कि फर्स्ट रो में आपकी इच्छा कोई भी एलिमेंट रख लो। टोटल कितने एलिमेंट अपनी मर्जी से रख सकता हूँ? सर फर्स्ट रो में n एलिमेंट आता है, n के n एलिमेंट अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सेकेंड रो में गया तो सर यहाँ का एलिमेंट अपनी मर्जी से आप नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट का एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने 3 रख दिया तो यहाँ पर अपनी मर्जी से 5 नहीं रख सकते। यहाँ पे 3 जैसे ही रखे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 आ चुका है। तो आइदर मैं इसको डायमेंशन में इन्वॉल्व करूँ, आइदर इसको इन्वॉल्व करूँ, दोनों को तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वही टर्म्स यहाँ पे है, तो मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मुझे क्या समझ में आएगा कि सर ये सारे एलिमेंट जो हैं वो अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए? n-1 एलिमेंट। जब आप नेक्स्ट रो में आओगे तो नेक्स्ट रो में क्या पता चलेगा? सर यहाँ का एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, यहाँ का एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, और आगे चलकर आप जो भी मर्जी है वो रख लो। यहाँ पर कितने एलिमेंट अपनी मर्जी से रख सकते हैं? n-2। उसी तरीके से जब मैं लास्ट वाले रो पे पहुंचूंगा तो सर लास्ट वाले रो में आप इन सारे एलिमेंट को तो अपनी मर्जी से रख पाओगे। सारे के सारे एलिमेंट, लास्ट रो के सारे के एलिमेंट ऊपर से मैच होते हुए आएंगे, जैसे ये वाला एलिमेंट यहाँ पे दिखेगा आपको। लेकिन लास्ट वाला जो एक एलिमेंट होगा ये सर आप अपनी मर्जी से रख पाओगे। ये 1 हो गया, एक एलिमेंट अपनी मर्जी से रख पाया मैं। टोटल कितनी एलिमेंट में अपनी मर्जी से रख पाया वही वहां पे डायमेंशन देगा, है ना। तो ईच एलिमेंट का डायमेंशन कितना? सर ईच एलिमेंट का डायमेंशन 1 होगा, क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है? रियल नंबर है। तो टोटल डायमेंशन कितने हो गए सर? 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहां तक? n तक। तो मैंने यहाँ पर n लिख लिया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर इसकी वैल्यू हो जाएगी n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उसके वेक्टर स्पेस का, ध्यान में रखिएगा, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पूछा तो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन डाल दिया तो ये डायमेंशन चेंज होगा, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ A = A ट्रांसपोज दैट इज मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो डायमेंशन n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 ही होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सॉरी, है ना, कि किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो डायमेंशन आएंगे वो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 आएंगे। यहाँ पे चेंज करना, इसको दोनों सेम टू सेम कॉपी हो गया है, तो इसको चेंज कीजिएगा। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। सर ऐसा क्यों? आपको पता है, अगर मैं रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं अगर बात करूं, तो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा, उसमें भी टोटल n² एलिमेंट होंगे, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सभी के सभी 0 होते हैं, और अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -x होगा। इट मीन जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन जो होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, उनमें से इसके प्रिंसिपल डायगोनल का डायमेंशन मुझे हटा देना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि सर ये सब तो 0 0 0 है, ये सब तो फिक्स नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर फिक्स हो तो उसके लिए डायमेंशन क्या होता है? 0 होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व कर लूं तो सर ये वाले सारे एलिमेंट क्या है? फिक्स हैं, इसके लिए डायमेंशन 0 हो गया। लेकिन जब मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहा था तो उसका डायमेंशन कंसीडर किया था, इसका डायमेंशन कंसीडर किया था, तो वो डायमेंशन आप इसमें से सबट्रैक्ट कर लो, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मिल जाएगा। इट मींस इसके लिए डायमेंशन आपको क्या मिलेगा? सर डायमेंशन n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 -n हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 2n और ये n, ये रिजल्ट दे देगा n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ? सो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। स्टैटिस्टिक्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। दे आर सेइंग दैट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, देखो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन की बात कर रहे हैं। कौन सा मैट्रिक्स है? 7x7 का। कैसा मैट्रिक्स है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन हमें पता है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है? n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन सर
यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, क्या लिखा है, ट्रेस उसका 0 है, और क्या लिखा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है वो भी 0 है। सर दो एक्स्ट्रा कंडीशन डालें, उन दोनों एक्स्ट्रा कंडीशन को समझकर हम लोग यहाँ पर डायमेंशन को बनाएंगे, ठीक है। सो एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स है 7 क्रॉस 7 का, जो जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट की बात कर लें, A11 A12 अप टू A17, A21 A22 अप टू A27, और ऐसे ही नीचे जाएगा A71 A72 अप टू A77, ऐसा बनेगा, है ना। अब इसमें अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल की मैं बात करूं तो सर ये है प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट हैं, सर प्रिंसिपल डायगोनल में टोटल 7 एलिमेंट है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि A11 प्लस A22 प्लस अप टू प्लस A77 इज इक्वल टू 0 है। इन सबका समेशन 0 है। आप ध्यान कीजिए, जब मैं डायमेंशन की बात बता रहा था कि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं जिनका समेशन निकलकर समथिंग कुछ 5 आ रहा है, तो हमने इसका डायमेंशन क्या बोला था, डायमेंशन जो निकल कर आया था वो 1 आया था, है ना। हमने जब 3 वेरिएबल यूज किया था, 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू लेट्स से 6, हमने डायमेंशन क्या लिखा था यहाँ पर, सर इसका डायमेंशन 2 हो रहा है, 3 वेरिएबल है 2 हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वेरिएबल्स का अलजेब्रिक सम है, और उन अलजेब्रिक सम की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये जो 7 एलिमेंट बन रहे हैं, इन 7 एलिमेंट से हम डायमेंशन क्या बोलेंगे, सर इसका डायमेंशन हो जाएगा 6। ओके, अब फिर से समझिएगा, सर टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने, सर टोटल एलिमेंट हो गए 49। 49 में से 7 एलिमेंट इसके प्रिंसिपल डायगोनल में होते हैं, बचे 42। तो 42 एलिमेंट में से 21 इस साइड में है एंड 21 इस साइड में है ना। अब ये चीज भी समझने की जरूरत है कि इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट का समेशन जो बोला है वो 0 बोला है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का समेशन 0 बोला है। तो ऑफ डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है और कौन कौन से हैं, सर ये सारे ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, है ना। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन 0 हो रहा है, सर जो रिलेशन इधर होगा वही रिलेशन यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऑपोजिट का एलिमेंट सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पे होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना है अपने को कि जैसा इधर है वैसा इधर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स बोला है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Sum of the principal diagonal element is 0. Sum of the off diagonal element is also 0. तो यहाँ से जो डायमेंशन निकल कर आएगा वो डायमेंशन कितना निकल कर आएगा, सर डायमेंशन 20 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनके एलिमेंट का सम भी सम ऑफ 21 प्लस 21 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो इससे डायमेंशन कितना निकल कर आएगा, सर इन दोनों में से मैं किसी एक को ही इन्वॉल्व करूंगा, दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है। तो मैं इससे डायमेंशन क्या बोलूंगा, सर डायमेंशन 1 कम हो जाएगा, 20 हो जाएंगे, तो डायमेंशन 20 हो गए। सारे कंडीशन इंप्लीमेंट हो गए। अब आंसर दे दीजिए, 20 प्लस 6, सर आंसर इज 26, आंसर इज 26। ओके, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना डायमेंशन पे ही बेस्ड है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि डायमेंशन से कैसे रिलेट कर पाते। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अपनी कितनी आर्बिट्ररी वैल्यू ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं। सेम चीजें हैं। नंबर ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, नंबर ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ साइज n क्रॉस n विथ एंट्री 0 और 1 इज, ऐसे कितने रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे जिसमें 0 एंड 1 की एंट्री पॉसिबल होगी। 0 एंड 1 कितने एलिमेंट को कंसीडर करने की बात किया जा रहा है, सर 2 ही एलिमेंट्स को कंसीडर करने की बात की जा रही है ना, 0 और इधर 1, और इन्हीं 2 एलिमेंट का यूज करके मुझे रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ साइज n क्रॉस n बनाना है। तो सिंपल सा चीज है सर, हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स टू द पावर 2, सो 2 टू द पावर डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। सो आंसर हो जाएगा दिस वन। अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि -1
0 एंड 1, ये 3 एलिमेंट अलाउड हैं। अगर ये 3 एलिमेंट अलाउड हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमसे ऐसा बोलता है, ये तो सिमेट्रिक के लिए हो गया है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर हमसे पूछा होता अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो क्या बोलते हैं सर, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन यूज करते हैं 3 टू द पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना। और सर अगर मुझे ये फार्मूला पता नहीं होता तो कैसे करते, तो भैया फिर काम होता कि आप मैट्रिक्स बनाते इन दो एलिमेंट से। इन दो एलिमेंट से कौन कौन से मैट्रिक्स बनते, देखो सर मैंने सबको 0 ले लिया, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे 1। फिर मैंने बोला कि एक 1 लेते हैं, बाकी सब 0 लेते हैं। एक ये बन रहा है 0 1 0 0, ये एक बना 0 0 1 0, एक ये वाला बन गया और 0 0 0 1, एक ये वाला मैट्रिक्स बन गया। एक 1 से यही 4 मैट्रिक्स बनेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनेगा। टोटल मैट्रिक्स में काउंट कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे कि रियल सिमेट्री कितने हैं। नेक्स्ट मैं सर 2 1 ले लूं तो 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0, है ना, ये 4 बने। और भी बनेंगे सर 1 0 0 1, और भी बनेंगे 0 0 यहाँ पे 1 1, है ना, ये 6 मैट्रिक्स ऐसे बनेंगे। उसी तरीके से और भी बनाते हैं। 3 1 ले लें तो सर 1 1 1, लेट से यहाँ से ये स्टार्ट कर लो 0 1 1 1, इस 0 को चेंज करते जाओ सर 1 0 1 1, फिर से चेंज करते जाओ 1 1 0 1, फिर से चेंज करो सर 1 1 1 0, ये 4 मैट्रिक्स और बने। एक और मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 4 के 4 1s होंगे, है ना। यहाँ पर मैंने n की वैल्यू क्या ली है सर, n की वैल्यू आपने 2 लिया है, n की वैल्यू आपने 2 लिया है, 2 लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसमें देखो रियल सिमेट्रिक कौन कौन से सर, रियल सिमेट्रिक प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट का एलिमेंट सेम, ये भी रियल सिमेट्रिक प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट का एलिमेंट सेम, ये नहीं है। ये देखो यस, प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट का एलिमेंट सेम, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट का एलिमेंट सेम होना चाहिए, नहीं है ये सर यस है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के अपोजिट का एलिमेंट सेम है, ये भी है। यहाँ पे आ जाओ सर, ये भी है, ये नहीं होगा। इसकी बात कर लें यस, इसकी बात करें नहीं, इसकी बात करें हाँ। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आ गए हमें ऐसे 8 मैट्रिसेस। ऐसे कितने आ गए 8 मैट्रिसेस। n की वैल्यू 2 पुट करके देखो किसमें 8 आ रहा है सर, 2 टू द पावर 2 4, 2 to the power 2 square that is 4, that is 16, है ना, 2 to the power 4 16 बन गया। यहाँ पे 2 पुट करोगे तो सर 2 into 2 minus 1 divided by 2, तो सर ये 2 दे देगा। यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 into 3 divided by 2, ये बन जाएगा 2 raised to 3, and 2 raised to 3 की वैल्यू कितनी 8, देखो यहाँ से 8 मैट्रिसेस मिल रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे अगर मुझे ये डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं होता तो। नेक्स्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पहले रैंक का डिफिनीशन क्या है उसकी बात करें। ध्यान में रखना इंटरव्यूज वगैरह ये सब में भी, आईआईटीज के इंटरव्यू वगैरह ये सब में भी रैंक का डिफिनीशन पूछेगा, रैंक का डिफिनीशन पूछेगा मेरे। जब रैंक का डिफिनीशन पूछते हैं, इवन अगर आप डीआरडीओ वगैरह, इसरो वगैरह के इंटरव्यू में अगर जाते हो तो समटाइम वो रैंक का डिफिनीशन पूछ सकते हैं। तो रैंक का अपना जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन इसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। ये जो डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा है उसको भी समझाऊंगा। ये डिफिनीशन हुआ ऑपरेशनल डिफिनीशन, मतलब हम रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया गया। रैंक का एक्चुअल डिफिनीशन, टोटल नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए उतने ही लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम भी होंगे, ध्यान में रखिएगा।
किसी भी मैट्रिक्स में जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज होते हैं उतने ही लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम भी होते हैं, और वही काउंट टोटल नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज का काउंट या टोटल नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम का काउंट, वही कहलाता है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सर लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? अगर सपोज मैं किसी रो को किसी दूसरे रो के टर्म्स में मैं लिख पाऊं तो मैं बोलूंगा कि R2 इज डिपेंडेंट अपॉन R1। अगर सपोज मैंने R3 को कुछ ऐसा भी लिख पाया R1 + 2 R2 - R4, मैं कुछ ऐसा भी लिख पाया तो मैं कुछ ये बोलूंगा R3 इज डिपेंडेंट अपॉन R1 R2 एंड R4, है ना। तो ये डिपेंडेंसी का मतलब होता है। इंडिपेंडेंट मतलब हम ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बना पाए तो हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट है ना। तो ये हो गया एक्चुअल डिफिनीशन। थोड़ा सा और ध्यान में रखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के रैंक की बात करें तो रैंक का दूसरा नाम होगा डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, ओके। रेंज स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स पूछेगा, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप बोलोगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने की बात कर रहा है, हम रैंक निकालेंगे। अब रैंक निकालना कैसे है सर, मैं उसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैं सिंपल ऑपरेशंस बता दूं कि मुझे ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर लेने। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे होते हैं? रोज में एंड कॉलम में। मैं कोई भी ऐसा ऑपरेशन करूं Ri = Ri + Krj प्लस लेट से Mrn, ऐसा कोई भी ऑपरेशन करो, कितने भी रोज इन्वॉल्व कर लो, लेकिन अगर मैं Ri में ऑपरेशन कर रहा हूं तो यहाँ पे Ri का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, हम इसके कोफिशिएंट को चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ऑपरेशन जो कहलाता है वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाता है। सेम मैं कॉलम में भी यूज कर सकता हूँ। तो रो एलिमेंट्री एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें 0 बना देना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को 0 बना देना है। वैसा करने के बाद जितने नॉन जीरो रो बनेंगे या जितने नॉन जीरो कॉलम बनेंगे, हम उसको ही रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बोला करें। हम उसे क्या बोलेंगे? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ऑलवेज नॉन जीरो रो पे फोकस कर रहा हूँ, कॉलम पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही ऑपरेशन करूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे नॉन जीरो रो को इम्प्लीमेंट करते हैं, नॉन जीरो रो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सर नॉन जीरो रो क्या होता है? नॉन जीरो रो उन रो को कहते हैं जिसके एटलीस्ट वन एलिमेंट जो हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो नॉन जीरो रो कहलाएगा। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो सर वो जीरो रो कहलाएगा, ओके। सो इन्हीं चीजों को मैं इंप्लीमेंट करूंगा और इंप्लीमेंट करके हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा कि मैं शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सोल्व करूंगा रैंक के लिए। एक बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। सर कोई मैट्रिक्स है ए जो m क्रॉस n के इक्वल है ना, उसका साइज m क्रॉस n है। मैंने बोला कि इसमें मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम कितने हो सकते हैं? सर आपने बोला कि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम का काउंट सेम होता है, तो आपको पहले क्या बताना पड़ेगा कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मैंने बोला मिनिमम वैल्यू उनका कंसीडर कर लो, रैंक की वैल्यू आइदर उसके इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, है ना। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ m, n। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी रियल मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स का रैंक या ए ट्रांसपोज का रैंक दोनों सेम होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद रैंक का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रो रैंक एंड कॉलम रैंक दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ओके। ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए, सेम मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के साथ उस मैट्रिक्स को मल्टीपल किया जा रहा है, ऐसा करने से रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इट मींस ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक ए के रैंक के इक्वल होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि ए का रैंक ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक ए ट्रांसपोज इंटू ए का रैंक और ए ट्रांसपोज का रैंक, ये सब के सब इक्वल होते हैं। अगर वही मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स रहा तो सर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या, आपको पता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट का पार्ट आता है। तो देखो सब कुछ सेम रहेगा लेकिन सबके ऊपर ए ट्रांसपोज के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएंगे, है ना। ए ट्रांसपोज के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएंगे और इस ए ट्रांसपोज के ऊपर कॉन्जुगेट को हम लोग क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इसको सर, इसको ए थीटा बोलते हैं ना, ए थीटा बोलते हैं। तो ये चीज हो गई। अब किसी दो मैट्रिक्स है, उन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रैंक, मैट्रिक्स ए का रैंक, मैट्रिक्स बी का रैंक में मिनिमम वैल्यू जो होगी आइदर उसके इक्वल या फिर उससे कम होगा। क्या कहने की बात हो रही है कि लेट से सर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका मैंने रैंक निकाल कर देखा और इसका रैंक निकल कर आया है 2। बी कोई मैट्रिक्स है, मैंने बी मैट्रिक्स का रैंक निकाल कर लेकर आया और बी मैट्रिक्स का रैंक कितना निकल कर आया सर, बी मैट्रिक्स का रैंक निकल कर आया 5। मैंने पूछा कि अगर ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ए एंड बी ऐसे मैट्रिक्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन ए बी पॉसिबल है, तो इसका रैंक क्या हो सकता है। तो मैं बोलूंगा इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, तो मैं बोलूंगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा रैंक, लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो यही चीजें ये थर्ड वाला प्रॉपर्टीज बता रहा है। अब सर कोई रो मैट्रिक्स है, कोई रो मैट्रिक्स है, तो इस रो मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है। आप बताइए मुझे इसमें कि किसी भी रो मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं सर, एक रो होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितनी है सर 1, तो किसी भी रो मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। उसी तरीके से रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का साइज क्या होता है सर, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, लेट्स से n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हुई 1, सो कॉलम मैट्रिक्स का भी रैंक क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सर रैंक 0 हो सकता है क्या, अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स रहा, मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो रहे, तो उस मैट्रिक्स का रैंक क्या निकल कर आए सर, रैंक 0 निकल कर आए। जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसे मैट्रिक्स है जिनका रैंक 0 होता है। ओके, अब देखो कि इस वाली प्रॉपर्टीज को, इस वाली प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, देयर इज अ रो मैट्रिक्स, देयर इज अ कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स को मैंने मल्टीपल किया है, तो मैंने बोला रो एंड कॉलम मैट्रिक्स के जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका रैंक आइदर 0 होगा और आइदर 1 होगा। सर ऐसा क्यों, देखो रो मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है 1 या 1 से कम, कॉलम मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है 1 या 1 से कम। इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या होगा सर, इन दोनों का मिनिमम जब 1 1 कंसीडर करेंगे तो 1 होगा, एंड 0 0 कंसीडर करेंगे तो 0 होगा, 1 0 कंसीडर करेंगे तो 0 होगा, एंड 0 1 कंसीडर करोगे तब पर भी 0 होगा। तो सर आइदर रैंक क्या हो सकता है 0 और आइदर रैंक 1। सो सेम रैंक ऑफ CR कॉलम इनटू रो मैट्रिक्स, रैंक आइदर 0 और आइदर 1। अगर R इंटू सी करने के बाद मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है तभी रैंक 0 हो, इल्स 1 हो जाएगा। अगर C इंटू आर करने के बाद, C इंटू आर करने के बाद मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है तभी रैंक 0 होगा, वरना 1 होगा। क्यों सर, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का ही रैंक 0 होता है, बाकी कहीं पे रैंक 0 नहीं होता है। दूसरी चीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सर इन जनरल AB जो मैट्रिक्स बनेगा और BA जो मैट्रिक्स बनेगा उसका रैंक सेम नहीं होगा। हो सकता है किसी स्पेशल कंडीशन में सेम हो, लेकिन ऑलवेज सेम नहीं होगा। क्यों, AB का साइज डिफरेंट होता है सर, BA का साइज डिफरेंट होता है, तो AB और BA का रैंक ऑलवेज सेम हो ये जरूरी नहीं है। रैंक ऑफ AB, बोला गया है रैंक ऑफ AB इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू A। सर ऐसा क्यों, देखो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू जो होगी रैंक ऑफ AB उससे कम होगा। लेट से इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है, हम लोग क्या बोलेंगे रैंक ऑफ AB इज लेस देन इक्वल टू 3। मैंने बोला रैंक ऑफ AB इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A। अगर इन दोनों में मिनिमम वैल्यू से ये कम है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मैक्सिमम से भी कम होगा, यस सर, तो रैंक ऑफ AB इज आल्सो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ B। अगर B इन्वर्टिबल हुआ, अगर B इन्वर्टिबल हुआ मतलब इन दोनों में से एक ऐसा मैट्रिक्स है जो फुल साइज मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा, तो वैसे वाले केस में AB का जो रैंक निकल कर आएगा वो A के रैंक के इक्वल होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। AB का रैंक A के रैंक पे डिपेंड कर, क्योंकि सर दूसरा जो है वो फुल है, उसका इफेक्ट प्रोडक्ट पे कुछ पड़ने वाला ही नहीं है, रैंक करने पे, रैंक के टर्म्स में प्रोडक्ट करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये फुल रैंक है। तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे इसका जो रैंक बनेगा वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के इक्वल में आएगा। दूसरी चीज, सर ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, है ना, तो रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है सर, रैंक ऑफ ए n के इक्वल होगा अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू का रैंक हम फाइंड आउट करें तो सर वो भी n आता हो। ए मैट्रिक्स का रैंक अगर n है तो उसके एडजॉइंट का भी रैंक क्या होगा n होगा। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या बना सर? एडजॉइंट ऑफ A बना डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू A इनवर्स। और इसी से हमने ये चीज बनाया था कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना होता है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n-1 होता है। मैंने बोला कि A मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फुल है, A n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और ये फुल रैंक दे रहा है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि सर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो सर एडजॉइंट ऑफ ए जो कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सर? उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सर एक भी रो जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसके लिए भी रैंक कितने निकल कर आएंगे? n निकल कर आएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ a का रैंक भी n होगा अगर a का रैंक n हो तो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है 2 और 3 में कि अगर a का रैंक मैक्सिमम से एक कम हुआ, मैक्सिमम साइज से एक कम हुआ, तो उसके एडजॉइंट का रैंक 1 हो जाएगा। सर ऐसा कैसे? देखो, अगर एक कम हुआ इट मींस एक रो जीरो हो रहा है, एक रो जीरो हो रहा है उस पे पावर n-1, इट मींस जीरो कितने टाइम्स कन्वर्ट हुआ सर? n-1 टाइम। n में से n-1 टाइम्स अगर जीरो हो तो रैंक कितने बचे सर? 1 बचेगा। इसलिए यहाँ पर रैंक 1 लिखा गया है कि अगर रैंक ऑफ ए n-1 है तो उसके एडजॉइंट का रैंक ऑलवेज 1 के इक्वल हो। और अगर सर n-2 n-1 से कम रहा, इट मींस n-2 n-3 ऐसा रहा तो सर उसके एडजॉइंट का रैंक ऑलवेज 0 आ जाएगा। इट मींस कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख लेता हूं, आप कैलकुलेट करके देख लोगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3, है ना? मैंने आपसे पूछा कि इस मैट्रिक्स ए का रैंक कितना है, तो सर मैं इस वाले रो का यूज करके इसको जीरो कर ले सकता हूँ, इसको जीरो कर सकता हूँ। दो रो जीरो हो गए, एक नॉन जीरो बच गया, तो मैं बोलूंगा इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 1 के इक्वल है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करके देख लो कि क्या आ रहा है। जब आप इसके एडजॉइंट फाइंड आउट करके देखोगे ना तो आपको मिलेगा कि सर सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं। तो इस एडजॉइंट का रैंक कितना हो गया? इस एडजॉइंट का रैंक कितना हो गया सर? जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है। तो देखो यहाँ पे रैंक 1 है, इसका साइज कितनी है? 3x3। 3x3 में इट मींस 3 में अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूं, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 आता है, लेकिन ये क्या है? रैंक 1 है, 2 से कम है, 2 से कम है, तो एडजॉइंट का रैंक कितना आएगा? 0 आएगा। यही प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली देंगे, हम एडजॉइंट फाइंड आउट करने पे बिलीव नहीं करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्योंकि ये तो 3/3 है, फिर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, 4/4 5/5 ऐसा रहेगा तो टाइम कंज्यूम होगा, अननेसेसरी हम इस रिजल्ट को सिर्फ ध्यान में रखकर हम आंसर दे सकते हैं, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम रैंक को मिनिमम टाइम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो भैया, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से रैंक को मिनिमम टाइम में कैलकुलेट करने का वे बताते हैं। मेरा भी अपना एक तरीका है, मैं उस तरीके को फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट जीरो करके देख लो, फिर उसके माइनस का डिटर्मिनेंट जीरो करके देख लो, और उस तरीके से आप रैंक को फाइंड आउट कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सर ये वाली चीज तो हम तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे ना जब मैट्रिक्स ए जो है वो n×n का हो, तभी कर पाएंगे ना। अगर 2×3 करा, 3×5 करा तो सर डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। तो मैं वैसे मेथड पे फोकस नहीं कर रहा हूँ जो किसी स्पेसिफिक जगह पे लग रहा है। अब रैंक को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ऐसे ही जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको इस मैट्रिक्स में कहीं पे एक एलिमेंट ऐसा पकड़ना है जिसका यूज करके उसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट को आप जीरो कर लो। ये ऑब्जर्वेशन टोटली इंडिपेंडेंट है आपके ऑब्जर्वेशन पे। किसी को ऐसा लगेगा कि सर मैं इस 1 का यूज करके 4 टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट करूं ये 0 हो जाएगा, 7 टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट करूं 0 हो जाएगा। किसी को ऐसा लगेगा सर मैं इस 3 को यूज कर लूं, इस 3 का यूज करके 2 टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 हो जाएगा, 3 टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 हो जाएगा।
ये टोटली इंडिपेंडेंट है आपकी चॉइस पे, मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डालने वाला इन सब चीजों के लिए। जस्ट मैंने आपसे बोला ऑब्जर्वेशन कर लेना, अगर कोई एलिमेंट ऐसा दिख जाता है जिसका यूज करके आप एलिमेंट्स को, उसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर पाओ, तो आप वो ऑपरेशन कर लेना। मैंने बोला कि चलो ये वाला मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसका यूज कर लेता हूँ। हर किसी को ये दिखेगा तो आप ये कर लेना, किसी को ये दिखेगा तो ये कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं R2 को R2 माइनस 2 टाइम्स R1 लिख रहा हूँ, एंड R3 को 3 टाइम्स R3 को R3 माइनस 3 टाइम्स R1 लिख रहा हूँ। ऐसा करने पे क्या होगा सर? फर्स्ट रो पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये 1 2 3 ही रहेगा। 2 एंड 3 में चेंजिंग हो रही है सर। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0 सर। 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0। ऐसा निकल कर आया है ना। अब यहां से समझने की जरूरत है, इस एलिमेंट के ऊपर कुछ नहीं है, इस एलिमेंट के नीचे जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो सबके सब 0 है। तो मैं इसको डायरेक्टली कट कर दूंगा और मैं बोलूंगा ये नॉन जीरो रो है, दिस इज नॉन जीरो रो। अब इसमें मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी, अब जो बच रहा है आप उसको देखो और उनको यूज करके उसके ऊपर या नीचे के एलिमेंट को जीरो करने के बारे में सोचो। एग्जाम में कितना पेन कम चलाओ वो ठीक है। सर मुझे ऑब्जर्वेशन से ही दिख गया कि इस 2 1 4 2 अगर मैं 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ये भी 0 बन जाएंगे, ये भी 0 बन जाएंगे। सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑपरेशन सोचना है, R3 माइनस 2 टाइम्स R2, ये दोनों 0 बन जाएंगे। ये तो ऑलरेडी 0 है। इट मीन्स सर ये ऑपरेशन करने के बाद ये वाले रो बन गए 0 0, ये 0 0 बन गए। इसमें भी अब कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब आप मुझे बताओ कि क्या इसके सारे एलिमेंट को आप 0 कर पाओगे? ध्यान से सुनना, मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। क्या आप इसके सारे एलिमेंट को आप 0 कर पाओगे? नहीं सर, कोई भी तरीका नहीं है। मैं इसका यूज करके इसको 0 कर लूंगा, इसका यूज करके इसको 0 कर लूंगा, लेकिन सर दोनों एलिमेंट तो 0 नहीं हो पाएंगे। तो मैंने बोला ये जो रो बच गया वो कैसा बच गया? नॉन जीरो बच गया। तो दिए हुए मैट्रिक्स का रैंक वो नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो होंगे जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में रखा है। तो रैंक ऑफ ए जो निकल कर आ गया है यहाँ पर 2 निकल कर आ गया। रैंक ऑफ ए इज 2। हम इस तरीके से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे जाएंगे एंड उन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये क्वेश्चंस है कंप्यूटर साइंस 2004 का, है ना, 2004 का क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस में भी मुझे रैंक ही पूछा है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है सर? इसमें टोटल 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, है ना, इसलिए मैं डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा। मैंने आपसे बोला ऑब्जर्वेशन करो और कोई एक ऐसा एलिमेंट पकड़ो जिसका यूज करके उसके ऊपर एंड नीचे का सारा एलिमेंट में 0 कर पाऊं। सर मुझे इजिली दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस 2 का यूज करके इसको 0 कर सकता हूँ, इसको 0 कर सकता हूँ। तो जो दिख रहा है वो कर लीजिए। 2 स्टेप में आंसर आएंगे मेरे भाई, ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इस मेथड पे फोकस रखूंगा और इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो कभी भी माइनर मिस्टेक भी नहीं होगी, ठीक है। जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं ना, तो डिटरमिनेंट में प्लस माइनस के साइन का गलती होने का बहुत ही चांसेस रहता है, और वो चांसेस मैं देना नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से प्लस माइनस की गलती करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व गलत ना करूं। इसलिए मैं इस मेथड पे फोकस कर रहा हूँ। ऑपरेशन क्या होगा सर? R1 माइनस 2 टाइम्स R3 और सर R2 माइनस 3 टाइम्स R3 कर लीजिए। 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0 0 1 1, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0 0 4 4, ये बन गया 2 1 0 1। अब यहां से मुझे क्या दिख रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस 2 के ऊपर पूरे एलिमेंट क्या है? 0 है। मैं यहीं से डिसीजन ले लिया कि इसको कट कर लो और इसको लिख दो कि ये नॉन जीरो रो है। अब मुझे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब ऑब्जर्वेशन काम देगा। क्या मैं इन दोनों एलिमेंट का यूज करके इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 कर सकता हूँ? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0, तो इस रो का यूज करके इसको पूरे 0 कर सकता हूँ। यस सर, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ। R2 माइनस 4 टाइम्स R1 करोगे, ये पूरे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। तो मैं उनको 0 में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब 0 में आपने जैसे ही कन्वर्ट किया
जीरो में आपने जैसे ही कन्वर्ट किया तो वो रोज बन गए 0 0, दिस इज 0 0। अब मुझे ना ही इसका यूज करना है ना ही मुझे इसका यूज करना है, मैं इसके सारे एलिमेंट को 0 नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो ये क्या बच गया, नॉन जीरो बन गया। रैंक कितना होगा सर, रैंक इज 2, रैंक इज 2, इसका रैंक 2 निकल कर है। इसको देखिए, कंप्यूटर साइंस 2004 का क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, चाहो तो प्रॉपर्टी से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्थोगोनल आ गया है, ऑर्थोगोनल को भी समझ लेते हैं कि कोई दो वेक्टर्स मैट्रिक्स है, लेट से एक मैट्रिक्स वेक्टर मैट्रिक्स रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर है एक्स है, दूसरा रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर वाई है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद 0 आया तो मैं बोलूंगा कि ऑर्थोगोनल है, वेक्टर के टर्म्स में, मैट्रिक्स के टर्म्स में नहीं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्यों सर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे हम लोग वेक्टर के टर्म्स में पढ़ते हैं ना, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा सर, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर ऑर्थोगोनल दिया हुआ है। हाउएवर इसमें इस क्वेश्चन का कोई यूज नहीं। एन टपल का मतलब क्या हुआ, एन टपल मतलब इसमें एन एलिमेंट्स है। नॉन जीरो वेक्टर मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ये सब चीजें बता दिया गया है कि इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या आप मुझे एक्स वेक्टर के बारे में बता पाओगे कि एक्स का साइज कितनी है। सर एक्स जो मैट्रिक्स बन रहा है, एक्स जो मैट्रिक्स बन रहा है उसमें टोटल एन एलिमेंट है और ट्रांसपोज, ये रो वाइज लिखा हुआ है लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद क्या बन जाएगा, कॉलम वाइज। तो सर एक कॉलम बनेंगे, एन रोज 1 कॉलम। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ एक्स। सर रैंक ऑफ एक्स 1 या 1 से कम हो सकता है, रैंक ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। सर जीरो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। सारे एलिमेंट जीरो होंगे क्या, नॉन जीरो वेक्टर बोला है, सारे एलिमेंट जीरो होंगे क्या, नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर रैंक जो निकल कर आएगा दैट रैंक इज 1। और आपको प्रॉपर्टी याद है हमने लिखाई थी, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, है ना। तो देखो यहाँ पर x इंटू ए, एक्स ट्रांसपोज का रैंक पूछा, वो रैंक ऑफ x के इक्वल होगा और x का रैंक क्या है, 1 है, तो हम लोग बोलेंगे हैज रैंक 1। चलो ये क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग 2014 का। आपको टारगेट ये करना है, इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा पकड़ो जिसका यूज करके मैं उसके ऊपर और नीचे का सारा एलिमेंट जीरो कर पाऊं। सर मुझे यहां से ही दिख गया, -2 का यूज करके मैं इसके ऊपर और इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो कर सकता हूँ। तो जो दिख गया सर वो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। सर मैं कुछ ऐसा लिख लूं, R1 प्लस 3 टाइम्स R2, कर लीजिए। मैं ऐसा लिख लूं R3 प्लस 7 टाइम्स R2, दोनों ही सही है सर, कर लेते हैं। देखो 2 स्टेप्स लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। 3 टाइम्स ऐड किया 0, 3 टाइम्स ऐड किया 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 18 3 जा 54, 54 प्लस 4 58, -2 14 8 18, 7 टाइम ऐड कीजिए सर 0, 7 टाइम ऐड कीजिए 14 7 जा 98, 98 माइनस 14 ये बन जाएगा 84, 7 टाइम सर ये 56, 7 टाइम्स इसमें ऐड कीजिए सर 116 बन रहा है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इस 2 के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो मैं ये वाला जो रो है इसको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा नॉन जीरो रो। अब आपको ऑब्जर्व करना है फर्स्ट वाले एंड थर्ड वाले में, फर्स्ट एंड थर्ड में कोई रिलेशन है क्या। हाँ सर दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या डबल है ना। तो मैं अगर ऐसा ऑपरेशन कर दूं R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। अगर ये ऑपरेशन कर दूं तो ये सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। सर ये जीरो बन गए तो मैंने इसको बोल दिया कि ये जीरो रो है।
ये नॉन जीरो रो, ये जीरो रो, इन दोनों में आप कोई चेंज नहीं करना है। इन दोनों का विदाउट यूज किए हुए क्या आप इसके सारे एलिमेंट को जीरो कर पाओगे? सर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये क्या बन गया? नॉन जीरो रो। कितने नॉन जीरो रो हैं? सर 2 नॉन जीरो रो। रैंक कितना हो गया? 2 हो गया। इस क्वेश्चन पे आइए। 2 मैट्रिसेस A एंड B आर, दो मैट्रिसेस दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स A है PQRS, दूसरा मैट्रिक्स B है जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर PR प्लस QS R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर ये चीज समझना चाहिए कि सर A एंड B में कोई रिलेशन है क्या? तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो B को आप ऑब्जर्व करोगे कि A इंटू A ट्रांसपोज है। करके देख लीजिए। सर A मैट्रिक्स है PQRS, इसका ट्रांसपोज PRQS। जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो करके देखिए। सर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर PR प्लस QS। सर सेम आएगा, सेम आएगा, है ना? तो सर जब सेम आ रहे हैं तो हम ऐसा बोल दें कि सर वो प्रॉपर्टीज लगा लो रैंक वाली। कौन सी? रैंक ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ A। सर B मैट्रिक्स A इंटू A ट्रांसपोज है, मुझसे B का रैंक पूछा है। अगर A का रैंक कैपिटल N है तो सर A का रैंक उतना ही होगा जितना A इंटू A ट्रांसपोज का होगा। सो आंसर हो गया C। सर अगर एग्जाम में मुझे ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं होती तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाता? डेफिनेटली कर पाता, लेकिन उसके लिए भी अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का साइज क्या है? सर 2 क्रॉस 2 है। इसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं PQRS। अपनी मर्जी से मैं कोई भी एलिमेंट इसमें पुट कर सकता हूँ। अगर मैं सारे एलिमेंट को जीरो ले लूं तो रैंक कितना होगा? सर रैंक 0 हो जाएंगे। ये ए के रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। सर बी भी 2 क्रॉस 2 का है ना? ए का रैंक क्या हो गया? 0 हो गया। अगर ए का रैंक 0 है तो क्या बी का रैंक 0/2 0 हो सकता है? हो सकता है सर। n-1 0-1 रैंक -1 हो सकता है क्या? सर रैंक -1 हो सकता है क्या? सर हो ही नहीं सकता। रैंक मिनिमम पॉसिबल रैंक क्या होता है? 0 होता है। 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से भी 0 मिल रहा है, यहाँ से भी 0 मिल रहा है ना? अगर मैं सारे एलिमेंट 0 लिया था तो यहाँ पर भी सारे एलिमेंट 0 आएंगे एंड बी का भी रैंक क्या आएगा? 0 आएगा। और सर बी का रैंक यहाँ से 0 हो रहा है, यहाँ से 0 हो रहा है, यहाँ से 0 हो रहा है, यहाँ से -1 हो रहा है। सर -1 वाले को मैंने हटा दिया। ओके, अब मैंने बोला ए का रैंक 1 हो सकता है क्या? हो सकता है ना भाई। अगर आप ऐसा ले लो 1 1 0 0, ए का रैंक कैसा हो जाएगा? सर ए का रैंक 1 हो जाएगा, है ना? तो क्या बी मैट्रिक्स का रैंक 1/2 ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है 1/2 रैंक होना? सर रैंक 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, रैंक 1/2 फ्रैक्शन में ऐसे नहीं होता है। सर ये पॉसिबल नहीं है। ओके, जब मैं ए का रैंक लिया, आप निकालने की कोशिश करोगे PQRS की वैल्यू पुट करके तो आपको ये रैंक भी 1 ही दिखेगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए नहीं उतना कैलकुलेशन करना। मैंने बोला ए का मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है? सर ए का मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है। मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं ऐसा ले लूं 1 2 3 4। सर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है, इसका रैंक 2 निकल कर आएगा। आप कितने भी रिडक्शन कर लीजिए, सारे रोज एंड कॉलम में दोनों के दोनों रोज नॉन जीरो रो बचेंगे, तो सर रैंक 2 होगा। ये ऑप्शन हट चुका है, ये ऑप्शन हट चुका है। अगर मैं इस ऑप्शन पे जाऊं तो सर 2 × 2 = 4। सर बी मैट्रिक्स का साइज 2 × 2 है, इसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है? सर 2 हो सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 4। सर ये भी पॉसिबल नहीं, तो बचा क्या? सर एक ही तो ऑप्शन बचे, एन। तो ये हो गया दूसरा तरीका क्वेश्चन को करने का। और भी देखते हैं, चलो इसके ऊपर सिविल इंजीनियरिंग 2015 का क्वेश्चन जो कह रहा है भाई वो कर लेंगे। बोला गया है कि ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जहां पे आई एंड जे दोनों ही वैल्यूज 1 से लेकर n तक जा रही है। इट मींस ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ साइज n × n। ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n × n का, जहां पे n की वैल्यूज वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला। एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब मुझसे बोला एक और कंडीशन कि उसके जो एलिमेंट है ए आई जे वो i × j के इक्वल है।
ईच एलिमेंट उनके रोज एंड कॉलम के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो मुझे रैंक बताना है ए का क्या हो। सर मैट्रिक्स बना लें, ऑब्जर्व करें कि मैट्रिक्स कैसे बनेगी। ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 into 1 1, यहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का 1 into 2 सर 2 3 अप टू फर्स्ट रो nth कॉलम सर n। सेकेंड पे जाइए सर, यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा a 2 1 होंगे, हमें मल्टीपल क्या करना है 2 into 1, 2 into 1 करेंगे कितने निकल कर आएंगे सर 2 into 1 करोगे तो 2 निकल कर आएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट a22 सर 2 into 2 4, उसी तरीके से 6 अप टू 2n जाएगा। अगर थर्ड में जाओगे तो सर 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 अप टू 3n जाएगा, और ऐसे ही आप नीचे चलते चले जाओगे। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सर मुझे एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि जो R2 है वो 2 times R1 है, जो R3 है वो 3 times R1 है, उसी तरीके से जो Rn है वो क्या हो जाएगा n times R1 हो जाएगा। तो बाकी के सारे को आप क्या कर लोगे तो जीरो में कन्वर्ट कर लोगे, तो बचा कितना सर एक नॉन जीरो बच गए, बाकी सब क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, तो रैंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो अच्छा सा क्वेश्चन आया है डिफिनीशन पे बेस्ड। देयर इज अ मैट्रिक्स दैट इज ऑफ साइज 5 क्रॉस 6, लेकिन उसका रैंक 4 बोला है। 5 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम Q है, उसका रैंक 4 है। पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की बात की है, ऑलवेज ध्यान में रखिएगा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम फॉर एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम का काउंट सेम होगा और वही रैंक कहलाता है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 4 दिया गया है, तो डेफिनेटली जो उसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज का काउंट होगा वो भी 4 ही होगा, वो भी कितने होंगे 4 ही होंगे। तो सर रैंक दिया है 4, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज का काउंट 4, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम का काउंट भी 4 होना चाहिए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 5 है, ये रॉन्ग हो गया, सो इसको भूल जाइए। अब Q इंटू क्यू ट्रांसपोज की बात की थी। Q इसकी साइज है 5 क्रॉस 6 की, Q ट्रांसपोज की साइज कितनी होगी सर, Q ट्रांसपोज की साइज हो जाएगी 6 क्रॉस 5 की। मैं आपसे पूछूं Q इंटू क्यू ट्रांसपोज की साइज कितनी हो जाएगी सर, इसकी साइज हो जाएगी 5 क्रॉस 5 की। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ Q, है ना, रैंक ऑफ Q। तो Q का रैंक कितना है 4 है, तो रैंक ऑफ Q इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, है ना। अब देखो मैट्रिक्स 5 क्रॉस 5 का है, इसका रैंक 4 है, इसकी साइज से कम है, तो आप Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इसका डिटर्मिनेंट क्या बोलोगे सर, एटलीस्ट एक रो तो 0 हुआ तभी तो रैंक 4 आया है, इससे कम आया है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो आप Q इंटू क्यू ट्रांसपोज के बारे में क्या बोलोगे सर, दिस इज नॉन इनवर्टिबल, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सो Q इंटू क्यू ट्रांसपोज विल बी इन्वर्टिबल, नहीं ये रॉन्ग हो गया। Q ट्रांसपोज इंटू क्यू पे पढ़िए सर, Q ट्रांसपोज को अगर Q के साथ मल्टीपल करता हूं तो उसका साइज 6 क्रॉस 6 आएगा, एंड Q इंटू क्यू ट्रांसपोज का भी रैंक कितना है सर, Q ट्रांसपोज इंटू क्यू का भी रैंक ऑफ Q के इक्वल होगा, एंड रैंक ऑफ Q कितना है सर 4 है। तो अगेन Q ट्रांसपोज इंटू क्यू का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 0 हो गया, तो मैं Q ट्रांसपोज इंटू क्यू को क्या बोलूंगा सर, इसको भी नॉन इनवर्टिबल बोलूंगा, ये भी क्या है नॉन इनवर्टिबल है ना, इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सर ये भी रॉन्ग हो गए। देखो ये भी स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन जो है वो जस्ट डिफिनीशन बेस्ड है, जो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट कराए हैं उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। क्वेश्चन एक स्टेप में पढ़ोगे आंसर आएगा, अगर उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। सर देयर इज अ मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3, ए मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 का रियल मैट्रिक्स, और उसका रैंक 2 दे दिया है।
पूछा इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो सर यहाँ पर देखो कंपैरिजन किससे किया, ए ट्रांसपोज ए से किया है ना। तो ए ट्रांसपोज ए का रैंक ए के रैंक के इक्वल होता है। ए का रैंक कितना है 2, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए का रैंक क्या होगा, इक्वल टू 2 होगा। आंसर इज बी। फिनिश हो गया क्वेश्चन। इसमें पढ़ लीजिए, maximum number of linearly independent rows of a m cross n matrix capital G where m is greater than n। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ m कॉमा n होता है। अब m ग्रेटर देन n है तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n होगी। तो मैं ऐसा लिख दूं लेस देन इक्वल टू n। तो रैंक ऑफ g जो हो गया है वो लेस देन इक्वल टू n हो गया। तो मैक्सिमम रैंक क्या कहलाएगा, मैक्सिमम रैंक ऑफ जी क्या कहलाएगा सर, एन के इक्वल होगा। आंसर इज। चलो अब पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। ध्यान में रखना इसमें कॉन्सेप्ट है, बुक में आपको डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या नलिटी की बात करोगे तो हर कोई ये डिफिनीशन पढ़ा रहा होगा, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, पहले आप इसका डिफिनीशन समझ लो कि ये एक्चुअली डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हम किसको बोलते हैं या नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर जाइएगा। ठीक है, सो जस्ट मैं एक छोटे से डिफिनीशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटे से एग्जांपल के साथ। लेट्स से x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ 1 2 1 x y z इज इक्वल टू 1। मैंने ऐसा लिख लिया। अब आपको इसमें समझना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला मैट्रिक्स ए है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट बी बन रहे है ना। इसलिए मैंने बोला कि ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर कोई सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम है, तो मैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या नलिटी को कैसे डिफाइन करूं। ठीक है, उसके लिए पहले नलिटी को समझ लीजिए। इस इक्वेशन के 3 वेरिएबल हैं और इन 3 वेरिएबल के वैल्यूज को निकालने के लिए आपको मिनिमम कितने वेरिएबल के वैल्यू मुझे बताने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तीनों लीनियरली रिलेटेड है ना। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1 लीनियर इक्वेशन बना। इनमें से मुझे मिनिमम कितने वेरिएबल की वैल्यू बतानी पड़ेगी सो डेट कि आप थर्ड वाले वेरिएबल ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लो। सर आप x एंड y की वैल्यू बता दो तो मैं z की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आपसे पूछा नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, सर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। इससे जो मैट्रिक्स बन रहा है उस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है सर, देयर इज 1 रो 3 कॉलम, और एक ही रो जो है वो नॉन जीरो, इसको मैं जीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सर इसका रैंक 1 है ना, रैंक 1 है। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या नलिटी को मैं एन ए से डिनोट कर रहा हूँ, एन ए। ओके, एन ए से डिनोट करना। ये जो नलिटी निकल कर आई है, इस नलिटी के बारे में सोचिए। सर ये जो नलिटी निकल कर आई, इस नलिटी को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। वेरिएबल कितने 3, रैंक कितना 1, ये कितने बने 2। हमने आपको ये बोला कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 3 वेरिएबल के वैल्यू बताने के लिए आपको मिनिमम 2 वेरिएबल का वैल्यू बताना पड़ेगा, तभी आप थर्ड वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो जो एक्चुअल डिफिनेशन है उसका क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए। सर ये वाला डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है लेट से वो m क्रॉस n का है, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल, ये है वेक्टर वाला मैट्रिक्स, वो n क्रॉस 1 का बनेगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ से डिसाइड होंगे। देखो यहाँ पर कैसे है 1 2 3, 3 रोज है, यहाँ पर कितने मैं ले रहा हूँ n क्रॉस 1, तो n रोज है। ये जो कांस्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, m क्रॉस 1 का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से m क्रॉस 1 लिख रहे हैं। अब ये चीज समझ में आ गया सर अपने को, m क्रॉस n, n क्रॉस 1, m क्रॉस 1। अब देखो कि मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए थे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कहाँ से मिल रहा है, देखो यहाँ से मिल रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल, और ये किसके इक्वल है सर, ये
कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसलिए हमने लिखा है नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक भी। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक बार गेट में क्या किया है उस मैथ के पेपर में कि सिस्टम को उन्होंने उल्टा लिख दिया। उल्टा मतलब एक्स ए इज इक्वल टू बी। मोस्ट ऑफ द पीपल गलती करके आ गए, क्योंकि वो डिफिनेशन क्या पढ़ रखे थे, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक। वो तो लगेगा ही नहीं, है ना, क्यों नहीं लगेगा वो समझ लो। इसी सिस्टम को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड, और मैं यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना रहा हूँ 1 2 1 इज इक्वल टू 1। दोनों सेम ही रिजल्ट देगा, आप मल्टीपल करके देख लो। 1x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 1x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दोनों सेम ही दे रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है सर, एक रो है 3 कॉलम्स है। ये क्या है सर, 3 रोज है 1 कॉलम है। ये क्या है 1 क्रॉस 1 का, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हुआ। लिखने का तरीका क्या है सर, एक्स ए इज इक्वल टू बी। इस x को मैं क्या बोलूंगा सर, वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स 1 क्रॉस n का हो सकता है। ये क्या है सर, मैट्रिक्स जो बन रहा है वो क्या बनेगा, आप n क्रॉस m बोलोगे, और ये क्या बन जाएगा सर, ये 1 क्रॉस n का बनेगा। ये 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से ये 1 क्रॉस m, सॉरी 1 क्रॉस m, n ओमिट हो जाएगा, m 1 क्रॉस m बनेगा। अब आपको यहाँ पर यही चीज समझना चाहिए कि अगर मैं ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की मैं बात करूं, तो सर ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम m है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल तो n है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल मुझे यहाँ से मिल रहा है, और ये किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ रोज की इक्वल है। इसलिए अगर सिस्टम एक्स ए इज इक्वल टू बी लिखा है, तो एक्चुअल में नंबर ऑफ रोज माइनस रैंक ऑफ ए हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए नहीं होंगे। इसलिए एक्चुअल डिफिनीशन भी मैंने लिख रखा है, और उसके बाद मैंने नीचे वाला डिफिनीशन भी बता रखा है कि जब सिस्टम ऐसा होगा तो रोज माइनस रैंक ऑफ ए करेंगे, एंड जब एक्स इक्वल टू बी होगा तो नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए होंगे। हाउएवर किसी भी एग्जाम में ऑलवेज सिस्टम ऐसे दिए हुए रहते हैं, लेकिन कभी भी एग्जामिनर को कॉन्सेप्ट बहुत डीप में चेक करना होता है, तो वो ऑलवेज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और जब नया करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू बी लिखेगा तो नंबर ऑफ रोज माइनस रैंक करो। अब यहाँ पे आ जाओ, IN 2013 का क्वेश्चन है। सर सिस्टम तो बताया नहीं है कि AX इक्वल टू बी है या BX इक्वल टू ए, लेकिन ये तो देख लो, ये मैट्रिक्स कैसा है, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक करोगे तो सेम आएगा, नंबर ऑफ रो माइनस रैंक करोगे तब पर भी सेम आएगा। इसलिए यहाँ पर उसने सिस्टम बताया नहीं कि सिस्टम क्या है। कुछ भी सिस्टम दे दे, AX इक्वल टू बी या फिर XA इज इक्वल टू बी, दोनों ही केस में नंबर ऑफ रोज माइनस रैंक कीजिए या नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक कीजिए, ऑलवेज सेम है। मुझे डायमेंशन ऑफ नल स्पेस पूछा है, इट मींस मुझे NA पूछा है, और NA पूछने के लिए मुझे 3 साइड से लिया, माइनस रैंक करना पड़ेगा। इट मींस मुझे इसका रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा। रैंक फाइंड आउट करने के लिए मैंने प्रोसेस क्या बताया, आप किसी एक ऐसे एलिमेंट को पकड़ लो जिसका यूज करके उसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट को जीरो कर पाओ। सर मुझे इस एलिमेंट को देखकर पता चल रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी जीरो है, इसको यूज करके मैं नीचे वाले को जीरो कर सकता। कर लीजिए, जो दिख रहा है वो कर लीजिए। मैंने R3 को लिखा R3 प्लस R2। ऐसा करने से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऐसा बन रहा है 0 1 1 1 माइनस 1 0। ऐड किया सर 0 माइनस 1 माइनस 1। अब आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि इस 1 के ऊपर और नीचे पूरे 0 हैं, तो ये क्या बन गया सर, नॉन जीरो रो बन गया, है ना। अब मैं फर्स्ट वाले रो एंड थर्ड वाले रो को देख रहा हूँ, क्या मैं फर्स्ट का यूज करके थर्ड को जीरो कर सकता हूँ। सर ये ऑलरेडी 0 है, इसको ऐड करोगे 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाले रो को मैं क्या बोल दूं सर, ये 0 0 है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ये नॉन जीरो ही बच गया। सर नॉन जीरो हो गया। इसका रैंक कितना सर, इसका रैंक हो गया हमारे पास 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो दैट इज 2। सर रैंक 2 है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। आंसर इज बी।